नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में एक बार फिर से तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। भजनलाल सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। 5 जुलाई तक ट्रांसफर पोस्टिंग का अब दौर चलेगा। तबादला व्यवस्था कर्मचारियों को राहत देने और प्रशासन को मजबूत करने का माध्यम है और यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लिया जाता है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एकल महिला, विधवा, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी है। हालांकि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों और मौसमी बीमारियों के चलते चिकित्सा विभाग में कई अहम पदों को तबादला प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही तबादलों से बैन हटता है, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के आवासों पर कर्मचारियों की भीड़ लग जाती है। आवेदन, सिफारिशें और पैरवी का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तबादले पूरी तरह विभागीय और प्रशासनिक प्रक्रिया है तो फिर जनप्रतिनिधियों की सिफारिश आखिर क्यों जरूरी हो जाती है? क्या योग्य और जरूरतमंद कर्मचारियों को न्याय मिलता है या फिर पहुंच और पैरवी करने वाले ही मनचाही पोस्टिंग हासिल कर पाते हैं? आज बात इसी में। कर्मचारी अधिकारी राजस्थान के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए 5 जुलाई तक इन स्थानांतरणों के ऊपर प्रतिबंध हटाने का काम सरकार ने किया है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ संतोष विजय जी हैं जो कि कर्मचारी नेता हैं और हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जो कि एसोसिएट एडिटर हैं। शुरुआत संतोष विजय जी आपके साथ। क्या वाकई में जिस तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए ये तारीखें तय की गई हैं, आपको लगता है पहले तो कि 16 दिन पर्याप्त होते हैं? दूसरा सवाल ये, इसका कितना इंतजार किया जा रहा था और जो राइडर लगाए हैं क्या उससे संतुष्ट है? सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई कि उन्होंने कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और शैक्षिक जो सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले तबादले खोल दिए, जिससे कि कर्मचारी और अधिकारी अपने अगले स्थान पे पोस्टिंग ले सकें और अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे करा सकें। संगठन की लगातार मांग भी चल रही थी और सरकार ने फैसला लिया है। फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार फिर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को और उनको मायूसी हाथ लगी है और विशेष तौर पर चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन्हें भी इस तबादला नीति से मुक्त रखा गया है, तबादला घोषणा से मुक्त रखा गया है। मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा सरकार से कि एक बार तृतीय श्रेणी की पीड़ाओं को भी समझे। वर्षों से इनके तबादले नहीं हो रहे हैं और 20-20 साल, 15-15 साल, 18-18 साल, 10-10 साल हो गए हैं और बहुत से पीड़ित शिक्षक जो हैं अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, लेकिन उनमें क्या, जो मानिए कोई विधवा है, कोई परितत्या है, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को दिल की प्रॉब्लम है, क्या अगर वो तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो क्या तब भी तबादले नहीं होंगे, तब भी उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी? अगर सरकार का बैन है तृतीय श्रेणी पे तो शायद ही वो इस सर अवसर का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि संवेदनशील फैसला है, आप खुद कह रहे हैं। और उसमें एक अलग चीज से रखा गया कि भाई ये जो जरूरी है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि मानो किसी को कैंसर हो, उसको जयपुर इलाज कराना है अपना और वो बांसवाड़ा के अंदर पोस्टिंग पे है, तबादले ये थोड़ी ना संभव होगा। ये जो छूट दी गई है या विशेष जो प्रिविलेज दी गई है वो तबादला जो खुले हैं उन्हीं कैडर्स के लिए है। मुझे नहीं लगता कि भाई जो जिन पे तबादला ही नहीं खुला उनके भी इन पेशेंट्स को लिया जाए। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, या मैं मानकर चलूं जो इस तरीके के केस होते हैं वो बंद होने के बाद भी हमेशा खुले होते हैं, उनको कभी भी स्पेशल एडवांटेज के साथ ट्रांसफर कर दिया जाए? जो आखिरी बात आपने विजेंद्र से कही वो सबसे सही कही, क्योंकि हम देखते आ रहे थे अभी कि जब से ये चर्चाएं शुरू हुई कि तबादलों पर बैन खुल रहा है, तब से ही बार बार जो विभाग की ओर से एप्लीकेशन इस तरह की भेजी जाती रही हैं और सीएमओ में उनका निदान होता रहा है। और जो चिकित्सा विभाग की बात करें, छिटपुट जो सूचियां जारी हुई हैं चिकित्सा विभाग में, काफ़ी हद तक इस तरह की सूची जारी होती रही है। शिक्षा विभाग में भी कार्य व्यवस्था के तहत या इसको और कोई नाम देकर यहाँ पर कई बार किए गए हैं, प्रतिनियुक्ति पर भी किए गए हैं। तो एग्जैक्टली इसे तबादला नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की छूटें दी गई हैं और ये मुझे लगता है कि इसके बाद भी दी जाएंगी और इसके दौरान भी इस पर विचार किया जा सकता है।
अब मुझे बताइए कि कितने तबादले आपको ऐसे लगते हैं कि हो सकते हैं, और जो प्रोग्राम का ध्येय है कि भाई अगर सब कुछ पार्शल नहीं है या कहीं कि सब कुछ पारदर्शी है, दूसरे एंगल से समझते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि डिजायर की जरूरत पड़े? फिर तो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, डॉक्यूमेंट में अगर सत्य है तो फिर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, फिर डिजायर क्यों? देखिए, इस चीज़ को पूरी तरह से विभागों पर छोड़ा है और विभाग अपने अपने तरफ से क्या गाइडलाइन जारी करते हैं ये निश्चित रूप से देखने वाली बात है। और चूंकि एक सबके लिए गाइडलाइन यदि जारी हो जाती है, एक पूरी तबादला नीति बन जाती, कई बार हमने ब्रिजेंद्र अपनी खबरों में चलाया है कि प्रसारित किया है कि जो तबादला नीति है वो बार बार बनती है, उसमें ऐसे मानक तय किए जाते हैं और उसमें भी ये बार बार बात कही जाती है कि विधवा, परित्यक्ता, गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित और तमाम तरह की उसमें शर्तें या प्रावधान किया जाता है। फिर ऐसे इसके बाद भी फिर ऐसे कर्मचारी क्यों रह जाते हैं, ये सिस्टम को लेकर एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि इसके इतर कि जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, जैसा कि अभी संतोष विजय बता रहे थे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक जिनको दशक भर हो गया है, 2 दशक तक हो गया है जिन्हें डार्क जोन में काम करते हुए, उन्हें आखिरकार इससे क्यों महरूम रखा जाता है, क्यों दूर रखा जाता है? क्योंकि हर बार जब भी छूट की बात आती है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अलावा ये छूट दी जाती है, तो निश्चित रूप से इसे भी देखना पड़ेगा। और क्या यह फैसला इसलिए नहीं किया गया हो कि इससे और ज़्यादा असंतोष फैलेगा, ये भी एक कारण हो सकता है ब्रिजेंद्र। ठीक है संतोष विजय जी, क्योंकि बात असंतोष की हो रही है, लेकिन मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ सर, आज क्या जब तबादले हो रहे होते हैं वो डिजायर्ड बेस्ड तबादले होते हैं या फिर ज़रूरत के मुताबिक तबादले होते हैं? इनमें से परसेंटेज क्या रहता है सर? देखिए, जब से बिजनेस रूल्स लागू हुआ है तब से सारा तबादला की जो शक्तियां हैं वो पॉलिटिकल नेतृत्व के हाथ में चली गई हैं। आज चपरासी का भी तबादला करना है, बेलदार का भी तबादला करना है, जमादार का भी करना है और किसी का भी करना है तो मंत्री जी ही करेंगे। एचओडी को पावर नहीं है, सेक्रेटरी को पावर नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी को पावर नहीं है। तो अगर मंत्री जी करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक डिजायरें चलती आई हैं और चलेंगी। तो मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूँगा डिजायर करने वाले जनप्रतिनिधियों से और डिजायर स्वीकार करने वालों से कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और कर्मचारी का हित देखा जाए, या मान लीजिए कर्मचारी की परिस्थितियाँ देखी जाए। ये नहीं देखा जाए राजनीतिक द्वेषता से किसी का तबादले किए नहीं जाए और राजनीतिक द्वेषता से उसको तबादला करने से वंचित नहीं रखा जाए। ठीक है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, भाई अगर एक न्यूट्रल सिस्टम है तो उसमें डिजायर क्यों? मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ सर, क्योंकि हर कोई मंत्री जी तक नहीं पहुँच सकता है, हर कोई विधायक जी तक भी नहीं पहुँच सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि विधायक जी तक पहुँचे तो विधायक जी के पास तो 100 डिजायर होंगी, उसमें बेचारे उसका नंबर आए या ना आए जिसको ज़रूरत है। तो एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है जहां हम ऑनलाइन अपलोड करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपनी डिजायर किस जगह हम अपनी प्रॉब्लम को दें वहां पर, और अपने जो भी सिलेक्टिव एरिया उनको सेलेक्ट करें, वो स्क्रूटनी हो जाएगी और उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? सबसे पहले तो विजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे कर्मचारी भाइयों को राहत देने का जो काम आज किया है, 5 जुलाई तक तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भाई हमारे मित्र कह रहे थे कई लोग जो असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, बिल्कुल, जिनको वास्तव में जरूरत होती है, उनका मुख्यमंत्री कार्यालय से शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत होता है, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से होता है। उनके लिए रास्ता खुला है, बंद नहीं है। और आपने अभी ताज़ा घटनाक्रम देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जब ग्रामीण चौपाल में थे, एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और उनको बताया कि मेरा इस तरीके से वह बच्चा है वो बाहर है, और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनका तुरंत दूसरे दिन ही उनका जो जहाँ पर वो महिला चाहती थी अपने बच्चे का तबादला, वहाँ उनका हो गया। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने लेवल पे समय समय पर करते हैं। बहुत अच्छी तीसरी बात मैं इसको व्यक्तिगत भी मानता हूं, और मैंने देखा भी है कि मुख्यमंत्री तक कोई समस्या आती है उसका मिनिमम वक्त के अंदर समाधान होता है, लेकिन मेरी पीड़ा ये होती है कि उस बुजुर्ग महिला और उस बेटे ने न जाने कितनी बार लिखा होगा, कितनी बार समस्या बताई होगी। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात, ऐसा थोड़ी ना कि सीधा मुख्यमंत्री जी के सामने ही वो समस्या आई होगी। मैं आपके मूल प्रश्न पर ही आ रहा हूँ कि डिजायर की जरूरत क्यों होती है? जनप्रतिनिधि किसके द्वारा चयनित होते हैं? जनता के द्वारा चयनित होते हैं। ठीक है, जनता किसके पास जाएगी? या कलेक्टर के पास जाएगी, या प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएगी, या अपने विधायक के पास जाएगी? जनता के लिए सुगम रास्ता जो होता है, आम नागरिक, आप पर मैं चाहे कोई भी है, तो एक सुगम रास्ता उनके पास होता है कि एमएलए साहब के पास अपन जाए, अपनी बात रखे। क्यों? यही तो सवाल है। अब मुझे आता हूं, अगर कोई मेडिकल का है, जिला स्तर पर मेडिकल का है, तो वो अपने मेडिकल ऑफिसर को दे,
रिस्क हाँ, रिक्वेस्ट उसको दे। इसी बात पे सेंटर का है तो सेंटर को रिक्वेस्ट दे। विजेंद्र जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। सरकार ने तबादला का जो प्रतिबंध हटाया उसमें बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आज लिख दिया है कि चाहे एकल महिला हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे असाध्य रोग से पीड़ित हो, चाहे दिव्यांग हो, उनकी प्रथम प्रायोरिटी में प्राथमिकता के आधार पर तबादले होंगे। ये आपने आज पढ़ा होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उनके लिए किसी डिजायर का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आपने कही ऑनलाइन की, ऑनलाइन भी आवेदन हर विभाग में विजेंद्र जी होते हैं, उनकी भी स्क्रूटनिंग होती है। जिनको जरूरत होती है, जिनका लगता है ये बहुत जरूरी आवश्यकता है, कई बार प्रशासनिक कारणों से भी तबादले होते हैं, कई बार वाइस वर्षा भी होते हैं, और कई बार आपको पता है कि स्वयं के आवेदन पर भी होते हैं। स्वयं के आवेदन पर जो तबादले होते हैं उन पर सरकारी खर्चा कुछ भी नहीं आता है, उनको टीए नहीं देना पड़ता। तो इन तीनों कैटेगरी को देख करके सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य केवल मात्र एक है, कर्मचारी भाइयों को राहत पहुंचाना, उनके मूल स्थान पर भेजना। अभी बात की थी हमारे मित्र ने, मुद्दे पर आता हूं, खत्म करता हूं विजेंद्र जी, खत्म करता हूं। खत्म थोड़ी ना करना है सर, अभी तो प्रोग्राम आगे करना है। खत्म अभी से कैसे करेंगे सर? मैं ये कह रहा हूं कि जब खुलते हैं ना तबादले, और भी बातें सामने आती है। वो अभी नहीं तो 20 दिन बाद आती है कि हमने फला को इतने दिए, हमने फला को इतने दिए, हमने उस ट्रांसफर कारण के इतने दिए। अब मैं इनमें से किसी को कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये खबरें होती हैं। इनको रोकने के लिए हम क्या करें? विजेंद्र जी, जब से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सरकार आई है, एक भी प्रकरण आपने नहीं देखा होगा, जबकि पिछली सरकार के अंदर माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा मंत्री जी थे, उनके सामने माननीय गहलोत साहब ने पूछा था शिक्षकों को क्या आपको क्या पैसा देना पड़ता है क्या? जब शिक्षकों ने हाथ खड़े होकर के कहा हमें पैसा देना पड़ता है, और आपको याद होगा शिक्षा मंत्री जी को हटा भी दिया गया था। लेकिन इसी प्रकार से पिछले 2.5 साल में सरकार भी जनता के बीच में जारी है, ग्राम चौपाल के माध्यम से जारी है, ग्रामीण रथ के माध्यम से जारी है, राहत शिविर के नाम पे जारी है। कितने कर्मचारियों ने, कितने लोगों ने हाथ खड़े करके या खड़े होकर हमारे से पैसा मांगा जाता है। जरूरत किसी की है, मजबूरी किसी की है, तो तबादले होने चाहिए। इसका तो हर किसी को वेलकम करना चाहिए सर। बिल्कुल विजेंद्र जी, लेकिन ऐसा करती कहाँ है सरकार? सरकार को पता नहीं है कि ये महिला एकल है, सरकार को पता नहीं है ये बीमार व्यक्ति है, सरकार को ये पता नहीं है कि ये विधवा है, सरकार को ये पता नहीं है कि ये 250, 300, 400 किलोमीटर जा रहा है। सरकार को ये भी पता है इसके माता पिता वृद्ध है, ये अकेला बच्चा है, बच्ची है घर में। लेकिन सरकार आंखें मूंदती है, और आंखें मूंदने के बाद एक तबादला कुछ दिनों के लिए खोला जाता है, उस पर बंदरबाट होती है, और उस बंदरबाट में जो जिसका हाथ लग गया वो झपट्टा मार ले जाता है। विजेंद्र जी, कार्यकर्ता बीजेपी के कह रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां करो, बड़े बड़े एमएलए कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल रिशफल करो, उन सबको शांत करने के लिए। और जो बड़े बड़े मुद्दे देश में लगातार चल रहे हैं, नीट जैसा मुद्दा जो चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को दबाने के तबादला खोल करके इन कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को इसमें उलझा के रख दो। तबादला खोला अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो वास्तव में इंतजार करते हैं तबादला खुलने का। बिल्कुल। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी जरूरत के कर्मचारी हैं उनको तो आप बिना तबादला खोले ही, बिना नीति के तहत एक सिंपल नीति बना दी जाए, जिससे कर्मचारी अपनी ईमानदारी से सेवाएं दे सके सरकार को। होता क्या है विजेंद्र जी, कोई विकलांग महिला है, जयपुर में रहती है, और उसको 80 किलोमीटर दूर सुबह जाना पड़ता है और 80 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, वो अकेले गांव में रह नहीं सकती है। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसे कैसे होगा? कोई एक भी उदाहरण दीजिए मुझे, कहां हो गया सर? विजेंद्र जी, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, और होते हैं ऐसे। सरकार चाहे किसी की भी हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी विकलांग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपने निवास स्थान जहां पर वो रहते हैं वहां से 50-50, 100 किलोमीटर जाते आते। ऐसा होता है क्या कि विकलांग कोई महिला है और वो 80 किलोमीटर दूर सेवाएं देने जा रही है हर दिन? मैं तो नहीं मानता सर। पोस्टिंग, उसको पहली पोस्टिंग जहाँ मिलेगी उसको नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पोस्ट खाली नहीं होती है। जब अपॉइंटमेंट होगा तो निश्चित रूप से उसको दूर भी हो सकता है, इसलिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन आएगी जब वो तबादला खुलेगा और उसकी पोस्ट वैकेंट होगी। जी, सरकार को शिथिलता रखनी चाहिए विजेंद्र जी, सबका फायदा होगा, राजस्थान का फायदा होना चाहिए, कर्मचारी का फायदा होना चाहिए। नहीं, तबादला खोलेंगे सिर्फ तभी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। एक बार अगर ज्वाइन नहीं है कि कोई एक महिला मानिए 80 किलोमीटर दूर कहीं सेवाएं दे रही हैं जी, और उनके आसपास कहीं एक सीट पहले से ही वैकेंट है, जहां पहले से ही खाली है, अगर वो वहां से बिना तबादला खुले अपना ट्रांसफर वहां चाहे तो ना हो। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। विजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिशंसा पे गवर्नमेंट ऑर्डर हो सकता है, मतलब हो तो सकता है, जियो होता है उसमें, लेकिन जियो कराना हर एक की बस की बात नहीं है। होने को तो क्या नहीं हो सकता विजेंद्र जी? मुख्यमंत्री के पास जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। एक मिनट, एक करके बोलिए। जियो कराना एक आम कर्मचारी की बस की बात नहीं है। तबादले होते तो होंगे ना सर। हाँ, माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं 24 घंटे चालू है, रिलीफ मिलती है विजेंद्र जी, रिलीफ मिलती है उन महिलाओं को जो
मुख्यमंत्री जन सुनवाई में जारी है या मंत्री जी के पास जारी है। विजेंद्र जी उनका देखिएगा भी फोटो आएगी रोजाना अखबारों और में। शिक्षण व्यवस्था के नाम पर भी उनका होता है, सैलरी के वास्ते चार्ज होती है। माननीय, अगर रिलीफ मिल रही होती तो आज ये कॉलम में डाला नहीं जाता अलग से कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि वो पीड़ित हैं, मौजूद हैं। हाँ, ये इसलिए डाला और गया है। एक नहीं है विजेंद्र जी, सैकड़ों कर्मचारी पीड़ित हैं। उनके कोटे के हैं, वो विकलांग कोटे में भर्ती हुए तो निश्चित रूप से दूर होंगे। जब पोस्टिंग होगी वही होगी। दोनों अलग अलग स्थान अगर पे एक बार नौकरी करते पोस्टिंग है हैं तो वो तो जहां मिलेगी वहां करनी ही पड़ेगी सर जी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि 5 साल 10 साल वहीं वो कर रहे हैं। जब तबादला खुलेगा जब ही हटेंगे सब। डॉक्टर ऋतुराज जी, कमाने इस हिसाब से तो फिर ये बहुत बड़ी राहत है सर, क्योंकि ना जाने कितने होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई तबादला खुल जाए तो हम कम से कम नियर बाय पहुंच जाए। बिल्कुल, इसीलिए तबादलों पर बैन खुलने का इंतजार किया जाता है। दूसरी एक खास बात बताना चाहूँगा कि ये जो बार बार कहा जाता है कि नीति लागू नहीं होना, तो इसके लिए एक पॉलिटिकल विल पावर की तो सख्त ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती है, क्योंकि नीतियाँ बन के हमने कई बार देखा है कि सचिवालय के फाइलों में पड़ी रहती है और उस पर कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि एक हाल ही में महाराष्ट्र का उदाहरण लेकर तबादला नीति लागू करने के लिए और उसको एक्सरसाइज पूरी करने के लिए खुद प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोशिश की है और वह भी एक ड्राफ्ट बनकर तैयार है सरकार के पास, लेकिन अभी भी उस पर निर्णय नहीं किया गया है। तो इस तरह की तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, ये इन तमाम बातों का वहाँ पर निदान हो सकता है। दूसरी बात कि एक फिक्स समय में तबादला हो जाए, किसी को भी 2 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा एक जगह पर नहीं हो, यह नीति में किस रूप में अमल में लाया जाए, इसको लेकर भी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में और प्रशासनिक व्यवस्था में विचार करने की बहुत ज़रूरत है इसको, क्योंकि अब यह बात सामने आती कई बार अराजकता की स्थिति ये देखने को मिलती है कि कहीं तो एक भी शिक्षक नहीं मिलते और कहाँ यह भी होता है कि एक मॉडल स्कूल है जिसमें एक साथ एक ही विषय के कई शिक्षक हैं। तो इस तरह की कई बातें सामने आती हैं, हमने पहले भी देखा है। और ये केवल स्कूल शिक्षा विभाग की बात नहीं है, तमाम जो सरकारी विभाग हैं। आप बता रहे हैं सर, ये तो सिर्फ डिजायर के साथ ही मुमकिन होंगी, वैसे थोड़ी ना होंगी, या वैसे भी हो सकता है। देखिए, डिजायर के अपने एक तौर तरीके होते हैं, उसके अलावा तो बैलेंस ही होंगी ना चीजें। सरकार को पता है कि वहाँ मैथ का टीचर है तो ऐसे थोड़ी ना 4 और मैथ के टीचर भेज देगी। देखिए, सैंक्शन पोस्टें होती हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति में लगा देते हैं मंत्री महोदय। पहले बिना डिजायर थोड़ी ना होता होगा। नहीं, मंत्री महोदय चाहे तो किसी की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। पहले विभाग में पहले किया था, पहले समानीकरण की योजना बनाई थी स्कूल शिक्षा विभाग में। 12 टीचर थे, आपको याद होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में पहले समानीकरण की योजना बनाई थी और उसके तहत पहले इस पर काम किया गया था, लेकिन वह भी आरोप प्रत्यारोपों में और राजनीति का शिकार बाद में हो गई थी वह योजना और धरी रह गई थी, इसी वजह से वो सिरे नहीं चढ़ पाई। और दूसरी एक और बात बताना चाहूँगा कि शिक्षक राजनीति भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हम मान सकते हैं, क्योंकि बार बार ये आती है कि एक्स का क्यों इस आधार पर किया गया और वाई का क्यों इस आधार पर नहीं किया गया। तो ये तमाम बातें आती हैं जब तक नीति को सही हिसाब से लागू नहीं किया। ये अगर दोनों एक ही पैरामीटर पर तबादला चाह रहे हैं और एक का हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा है तो सवाल तो रेज करेगा। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, मानकर चलें कि आज नहीं तो कल, 2 महीने 4 महीने बाद मेडिकल सेक्टर के अंदर भी, चिकित्सा विभाग के अंदर भी, जो अभी हम नहीं खोल रहे हैं क्योंकि मौसमी बीमारियों का खतरा है और आम आदमी को परेशानी ना हो, तो मानकर चले आगे ट्रांसफर खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे विजेंद्र जी। पहले भी स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए हैं पिछले 2.5 साल में और अभी भी होंगे। केवल मात्र अभी बारिश के मौसम को देखते हुए एक बार इसके ऊपर रोका है, हमेशा होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी बार बार बता रहे थे, आपको याद होगा एकीकृत विद्यालयों के अंदर पूरे भारत में राजस्थान पहले नंबर पर आया अभी 15 दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर। क्यों आया? वो इसीलिए आया था जब स्कूलें मर्ज की गई थी, जहां बच्चों की संख्या कम थी, शिक्षकों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि ये मर्ज क्यों कर रहे हैं। वो 35% के करीब राजस्थान के अंदर जो स्कूलें बनी थी एकीकृत विद्यालय, वो पूरे भारत के अंदर जो 5% का जो एवरेज था उससे 35 तक पहुंचा, एक बहुत बड़ा संदेश गया। राजस्थान पहले नंबर पर आया राजस्थान के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार की नीति और नीयत अगर क्लियर है, स्पष्ट है, सरकार का उद्देश्य केवल मात्र ये है कि उन जो लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे दिव्यांग है, चाहे साध्य रोग से पीड़ित है और चाहे नहीं भी है, चाहे योगेंद्र जी नहीं भी विजेंद्र जी, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि वो अपने नजदीक स्थान पर आए। नजदीकी स्थान पर आने से उस उत्साह का लेकिन यही प्रयास और नीति और नियत फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए क्यों नहीं है?
बिल्कुल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए, जैसे अभी हमारे मित्र संतोष जी और ऋतुराज जी बता रहे थे, वो ड्राफ्ट प्लान तैयार हो गया है। आपको याद होगा 2018 में 2018 में विजेंद्र जी 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे। उसके बाद में नहीं हुए हैं, 5 साल कांग्रेस सरकार रह के गई थी। लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे, हम इस बात पे जाएंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी राहत मिले, और मेरे को ऐसा लगता है जल्दी ही उनको भी खुशखबरी मिलेगी के अंदर भी उनको एक राहत दे दी जाएगी। उनको भी राहत की खुशखबरी उनको भी मिलेगी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग के मिलेगी, क्योंकि सरकार की लाइन क्लियर है, सरकार की लाइन क्लियर है। भाई आरोप बहुत अलग तरीके से होते हैं, और ये तो सच ही है कि गहलोत साहब थे, डोटासरा जी वहीं थे, और पूछा गया था कि शिक्षा विभाग में तबादले क्या रिश्वत से होते हैं? सबने हाथ खड़े करके कहा कि हाँ होते हैं। उससे आगे उन्होंने पूछा ही नहीं कि कितने लेते हैं। स्थिति रही है। अगर ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और उसको करने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को राहत मिले, तो फिर तो कांग्रेस को समर्थन करते हुए कहना चाहिए कि भाई ये हम भी इस पर फोकस करें, और जो ऐसे परेशान लोग होंगे उनको हम भी आपके सामने रखेंगे, आप उनका भी ट्रांसफर कर दीजिए। भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं अभी, शिक्षा मंत्री जो मिठाई का डब्बा आया था विजेंद्र जी, आपके चैनल पे भी खूब चला था मिठाई का डब्बा, और भाग के पकड़ा था। इसमें क्या दे गया? 5,000 रुपए देके जा रहा खाली, इसको पकड़ो, इसको बंद कराओ, रिश्वत देके जा रहा है मंत्री को। उसको गिरफ्तार कराया गया, उसको गिरफ्तार कराया गया, गिरफ्तार कराया गया, ये बोलो आप, उसको गिरफ्तार कराया गया मेरे भाई, वो मंत्री को। यही तो कांग्रेस की दिक्कत है, यही दिक्कत है, 5,000 रुपए में, यही दिक्कत है। 5,000 रुपए का गिरफ्तार क्यों कराया? ले क्यों नहीं लिए? 5,000 रुपए का है, ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ले लें इसको। क्या अंतर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपके चैनल पे फिर मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, तृतीय श्रेणियों को भी शिक्षकों को ट्रांसफर खोले। तो अनुभव के साथ बताइए फिर वो कैसे देने चाहिए थे मिठाई के डब्बे में? नहीं, ये तो अनुभव वो मंत्री जी बताए, सरकार रही है वो मंत्री जी बताए वो क्या चाह रहे थे उसके अंदर, ये मिठाई के डब्बे में मिठाई चाह रहे थे, समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री बता सकते हैं। वो गिरफ्तार करवाया उसको, और मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, अटैक क्यों शिक्षा मंत्री से गहलोत साहब ने हटाया क्यों? ये बता देना। शिक्षा मंत्री जी बताए हटाया क्यों? कि उस मेरे भाई को इसीलिए हटाया था, आरोप लगाया, आरोप शिक्षकों ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, आरोप शिक्षकों ने लगाया, मुख्यमंत्री जी के सामने लगाया, क्योंकि हमने उनको शिक्षा मंत्री से हटा दिया। सरकार में हमने तो ये भी सुना है कि भाई हमारे विधायक 10-10 करोड़ गाड़ी में लेके घूम रहे हैं, कोई एक्शन हमने नहीं देखा, और ये उस वक्त के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बोलते थे। विजेंद्र जी ये स्थिति रही है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार जी, संतोष जी और ऋतुराज जी आपका भी शुक्रिया। देखिए ट्रांसफर तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब परेशान होता है एक जगह से और अपने परिवार के नजदीक आना चाहता है तो उसको इसकी जरूरत होती है। लेकिन कोई एक ऐसी नीति भी होनी चाहिए जहां जो सबसे जरूरी है उनके ट्रांसफर बिना ट्रांसफर खुले भी हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कर्मचारी अधिकारी भी राजस्थान के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए 5 जुलाई तक इन स्थानांतरणों के ऊपर प्रतिबंध हटाने का काम सरकार ने किया है।